तो ये तीन चीज पढ़े थे कि भाई तीन कण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, साथ साथ इनके पोजीशन भी पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, नाभिक में होते हैं, ये नाभिक में होते हैं, इसी कारण इसका मास निकलता है, बाद में पढ़ाया जाएगा। और एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में क्या करते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। ये तीन हमने मौलिक कण पढ़ लिए थे। और उस मौलिक कणों की खोज के बारे में फिर आगे पढ़े थे, हमने पढ़े थे ना, पहले हमने पढ़े थे कैथोड किरण का, कैथोड किरण, ठीक है। कैथोड किरण क्या होता है, कैथोड किरण होता है जब इस पर एक क्या लगाया जाता है, पूरा विसर्ग नली लगाया जाता है, ठीक है, जिसका दाब कम मात्रा में भरी जाती है। दाब कम करने के लिए क्या है, इसमें पहले हवा भरा होता है, पता है ना, हवा को कम करने के लिए यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर लगाया, वैक्यूम पंप लगाया जाता है। वैक्यूम पंप क्या करता है, वो जो अंदर हवा भरी है उसकी मात्रा को कम कर देता है, जिस चीज का जितना ज्यादा हवा होगा उतना ज्यादा दाब होगा ना, ठीक है। गुब्बारा जब फूलते जाता है, जितना ज्यादा हवा डालता है उतना फूलता है, उसका दाब बढ़ता है। वैसे ही इसमें हवा भरी होती है, उसको वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम पंप की सहायता से निकाल कर इसमें हवा कम कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा पावर वाले। दो रॉड लगी होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं, बोलते हैं कैथोड, और एक को बोलते हैं एनोड। एनोड जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं, और कैथोड जिसको निगेटिव वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में ना कैथोड का नाम पता है क्या बोलते हैं, ऋणोद। और एनोड को क्या बोलते हैं, धनोद, अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही इसमें बैटरी को प्लग को चालू किया जाता है, वैसे ही कैथोड से किरणें निकल किधर की ओर गति करता है, एनोड की ओर गति करता है, ठीक है। इसमें हवा भरी होती है, उसको सबको क्या कर देता है, आयनित कर देता है, इतना पता है ना। कैथोड से किरणें निकल किधर की ओर गति करता है, एनोड की ओर करता है। फिर अगर हम एनोड पर छिद्र कर दें तो जो किरणें होती हैं वो यहाँ पर लास्ट जो प्रतिदीप्ति पर्दा होती है उससे टकराता है, तो टकराने पर कैसा देता है, अगर जिंक सल्फाइड के यहाँ पर पर्दा लगा दे तो ग्रीन कलर का देता है। फिर इसको बाद में बोला गया भाई कि ये कैथोड किरण है। कैथोड किरण कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि कणों से मिलकर बना होता है छोटे, तो हम एक कण को क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। यही पढ़े थे ना, एक कण को क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। पूरा किरण है, किरण की अगर हम एक कण की बात कर ले तो उसको हम कैसे मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कंटिन्यू, ये पढ़ लिए थे। फिर इसकी हमने क्या पढ़े थे कि गति कैसे करता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि सदा रेखम गमन करता है, ऋणात्मक वृत्ति का होता है, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है वो समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी चल रहा, दिख रहा है ना, कैसे प्रभावित करता है। फिर क्या पढ़े थे कि जो किरणें यस होती हैं सर। वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी एक कण को हमने फिर इलेक्ट्रॉन बोला था। कैथोड किरणें उसमें प्रभाव वाले होते हैं, ठीक है, एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े थे इसमें, ये पूरे इतने सारे कैरेक्टर पढ़े थे, आपको एग्जाम में 5 कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। कितना पता होना चाहिए, मिनिमम 5, लेकिन बाकी आपको एज अ नॉलेजमेंट पता होनी चाहिए। और हम लोग अगर 11वीं पढ़ रहे तो हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर हो तो हम 12वीं हमारे लिए आसान हो जाता है, नहीं तो हमको सोचना ही पड़ता है किसको क्या बोलते हैं, तो सबकी परिभाषा पता होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया, उपयुक्त गुणों के अध्ययन से यह सुनिश्चित हो जाती है कि कैथोड किरण निरावेशित द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण को हम वस्तुतः क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमने परमाणु के प्रथम मौलिक कण इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर लिए थे। और जब पता किए थे तो उसका सबसे पहला स्टडी हमने क्या किया था, फिर वैज्ञानिकों ने जब पता चला तो कैथोड किरणों का पता चला तो जे जे थॉमसन ने ना पहला प्रैक्टिकल किया, किस पर किया उसने, कैथोड किरणों पर। क्या किया जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने दो क्षेत्र लगाया, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। इससे आप अच्छे से जानते होंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो एक यहाँ पर एक पूरा बैटरी लगा हुआ है, विसर्ग नली है, विसर्ग नली के आगे क्या किया, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो एनोड, कैथोड से किरणें किधर को गति करता है, एनोड की ओर। तो उसने क्या किया, एनोड पर छिद्र कर दिया। जैसे ही एनोड पर छिद्र किया तब किरण क्या होने लगा, आगे की ओर बढ़ने लगा, दिख रहा है ना, ये किरण है वो एनोड से अब आगे की ओर बढ़ने लगा है। और ये जो किरण आगे की ओर बढ़ रहा है वहां पर दो क्षेत्र लगा दिए, एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे मैनेज किया गया कि ये जो कण जहां पहले टकरा रहे हैं वहीं पर टकराएं, ऐसा इसको व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो अगर कोई कण अगर एनोड और कैथोड से निकलकर अगर पी पर टकरा रहा है, ठीक है, तो बाद में जब यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे मैनेज किया गया कि जो किरण यहाँ से निकल रहा है और पी से टकरा है तो पी से टकराए, क्यू से टकरा रहा है तो क्यू से ही टकराए, और आर से टकरा रहा है तो क्या हो, आर से ही टकराए, ऐसे करके। इस आधार पर उसने
वैल्यू निकाला, क्या निकाला, ईएमएफ वैल्यू, रेशियो, इलेक्ट्रॉन या आवेश द्रव्यमान अनुपात निकाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश द्रव्यमान अनुपात बोलते हैं। और उसने ये वैल्यू निकाला, कैसे निकाला वो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू निकाला वो पता होनी चाहिए। कितना निकाला वैल्यू, 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, ठीक है, उसने निकाला। क्लियर है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। मैं बहुत दिन हो गया इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन टाइप से करा रहा हूँ ताकि हमको पता हो। तो जब हमको सॉरी आवेश द्रव्यमान की जब उसने गणना कर लिया तो हमारे लिए अब आसान था कि हम इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान और आवेश के बारे में बात करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना किसने किया था, मिलिकन ने। ठीक है, कैसे किया था ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज किया था, तो उसने कितना वैल्यू निकाला था, उसने जब ईएमएफ वैल्यू निकाला और इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना किया गया, तो यहाँ से हमको पता चला कि भाई मिल्टन की थ्योरी से हमको पता चला या प्रयोग से पता चला कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। ये तुमको याद होना चाहिए, कितना होता है, माइनस, क्योंकि ना ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। कितना होता है, माइनस। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ क्योंकि सीधा इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा है। इन जनरली आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। कितना होता है, -1 या ऋण 1.602 × 10⁻−19 कूलाम। क्लियर है। फिर इन सब को वैल्यू को ना ईएमएफ पर लगाया। चलो एक मिनट ना, ये ठीक है, तो यहाँ से ईएमएफ के थ्रू यहाँ पर मास निकाला गया, द्रव्यमान निकाला गया, और द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का इतना 9.1 × 10⁻−28 ग्राम। अगर ग्राम में लिखे तो -28 होगा, अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो -31 होगा। ये दोनों वैल्यू दिया होता है अलग अलग बुक में, तो आपको यूनिट चेक कर लेना है कि ग्राम लिखा है या किलोग्राम लिखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई -28 लिखा है या -31 लिखा है। आपको पता होना चाहिए ग्राम और किलोग्राम की वैल्यू है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर उनका कंपेयर किया गया हाइड्रोजन के साथ। इस पर कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं पढ़ा दिया हूँ। तो वो जो शुरू की चीजें था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़ लिए थे ना, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर द्वितीय कण की द्वितीय जो होता है ना, जो परमाणु का हमने दूसरी चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एनोड। क्या पढ़े थे, एनोड या प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज का यहाँ पर फिनोमिना है कि प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज कैसा किया गया, प्रोटॉन की खोज कैसा किया गया। तो प्रोटॉन का खोज के लिए कौन सा थ्योरी आया तुम्हारा, एनोड किरणें। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब पढ़ते हैं, इसलिए माइंड में अभी से क्लियर कर लो। हम लोग क्या होता है कई बार जनरली पढ़ लेते हैं कि जो कैथोड से किरणें निकलती है उसको कैथोड किरण बोलते हैं, और एनोड से किरण निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड किरण बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, एनोड किरण की फिनोमेना अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या किया गया, पूरा सेम सिस्टम है। ये विसर्ग नली है, ठीक है। ये अंदर की हवा को कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया। ये वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ये अंदर जो हवा भरी है उसकी मात्रा को कम करना। ठीक है, ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा कैथोड है, इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये पहले किए थे, सेम है। ठीक है, इस टाइम क्या किया, कौन ने किया था इसका खोज, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड पर छिद्र कर दिया। देखो ध्यान से, एनोड पर छिद्र नहीं किया है, कहां पर छिद्र कर दिया, कैथोड पर। देखो पहले कैथोड अच्छे से फुल फिल था, एनोड के लिए फुल यानी कि पूरा का पूरा प्लेट होता है वो। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, एनोड पर कैथोड पर छिद्र कर दिया। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, यहाँ पर छिद्र कर दिया। छिद्र करने पर क्या होगा, सेम चीज होती है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है या यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है, ये जो कैथोड से किरण निकल के जो ऋणावेशित वाला होता है वो किधर की ओर जाता है, एनोड की ओर जाता है। किधर की ओर जाता है, एनोड की ओर। लेकिन सोचो कि अगर कोई ऋणावेशित है वो बाहर जा रहा है तो उसके अपोजिट धनावेशित भी तो किरण होगा ना। कैसा किरण होगा, धनावेशित। तो धनावेशित किरण क्या होता है, जैसी कैथोड को छिद्र किया गया तो पता चला कि कैथोड के छिद्रों से होकर कुछ किरणें क्या होते हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। किधर की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर। यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये कैथोड है और कैथोड से जो किरणें हैं वो पीछे की ओर जा रहा है। और पीछे की ओर जा कैसे रहा है ये भी समझिए कि यहाँ पर कोई गैस है। क्या है तुम्हारा, गैस है।
यहाँ से जो ऋणावेशित आयन निकल रहा है, कहाँ से ऋणावेशित आयन निकल रहा है तुम्हारा, कैथोड से वो गैस को आयनित कर देता है। आयनित करेगा तो क्या होगा, ऋण और धन बनेगा। तो जो ऋण वाला होता है वो आगे की ओर किधर चला जाता है, एनोड की ओर, क्योंकि इस पर कैसा गुण होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऋण वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन इसमें जो धनावेश बनता है या धन वाली जो कैरेक्टर आता है वो क्या किधर की ओर गति करेगा, एनोड कैसा होता है तुम्हारा, ऋणावेशित, तो वो रिटर्न एनोड की ओर आता है। और एनोड पर अगर वो छिद्र कर दिया जाए तो एनोड के छिद्रों से निकलकर वो पीछे की ओर क्या करता है, गति करता है। क्लियर है। तो इन किरणों को क्या बोला गया, एनोड किरणें बोला गया। एनोड किरण एनोड से नहीं निकलता, कहां से निकलता है, कैथोड के छिद्रों से निकलता है। ये चीज याद रखना है। क्लियर है। हेलो, समझ आया। यस ठीक है, सर। ये चीजें यहीं पर लिखा है। जो निम्न दाब पर जब विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न किया जाता है तो तो नए प्रकार के प्रकाशित किरणें निकलती हैं। और ये किरणें कहाँ से निकलती है, यहाँ लिखा है कैथोड के छिद्रों में से होकर कैथोड की विपरीत दिशा में, ये कैथोड है, इसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, दिशा में की ओर गति करती है। इन किरणों को क्या है, ये जो किरणें होते हैं कैसे होते हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। धनात्मक किरणें या एनोड किरणें कहलाते हैं, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कैथोड जो एनोड किरणें होती हैं वो कैथोड के छिद्रों से निकलती हैं। अब इसका नाम भी देखो, धनात्मक किरणें क्यों बोल रहे हैं कि इसका जो गुण होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है समझिए, ये जो कैथोड होता है वो ऋणावेशित होता है, एनोड क्या होता है, धनावेशित होता है। यहाँ पर देखो, हेलो, कौन क्या की रे तू, लिखा तू, कोई एनिमेशन तो मत करे। रीडिंग चित्रलेखा, हेलो, किसने क्या हेलो किया रे, सर। किसने क्या किया रे पूरा सर। वो, बैग चला चित्रलेखा करके कोई लड़की है क्या यहाँ पे, चित्रकला, हाँ क्या की जी। तू रे, पूरे सिस्टम को पीछे खींच दे तू। पढ़ो बस रे, उसमें कुछ ना काड़ी वाड़ी मत किया करो। ठीक है, अब दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। यस सर। इनोवेटिव वेनोवेटिव मत किया करो भाई तुम लोग, नहीं तो इसमें पूरा हम लोग वापस चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक बार यस हम लोग सर। समरी कर लेते हैं। देखो ये जो पूरी जो सिस्टम है वो पहले जैसे लगाया था वैसे लगाया था। निम्न दाब कैसे करते हैं, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू। यहाँ पर क्या लगाया है तुम्हारा, ये सॉरी यहाँ, ये मैं इसमें समझा देता हूँ। एक बैटरी लगा है, दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, एनोड है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, कैथोड है। और जैसी विद्युत धारा इसमें चालू किया जाता है, एक मिनट ना, प्लीज ना आप लोग ना छेड़ा मत करो, जैसे वैसे चुपचाप पढ़ा करो। आपके इनोवेशन के चक्कर में इधर वो रुक जाता है, सॉरी। पहले अच्छा चल रहा था, अभी क्या हो गया इसको। एक मिनट में रिटर्न चला रहा हूँ ना। हाँ, तो ये सिंपल, तो इस टाइम उसने जो प्रैक्टिकल किया गोल्ड स्टीन, उसने क्या किया, केवल और केवल एनोड पर उसने छिद्र कर दिया। क्या कर दिया उसने, केवल और केवल, सॉरी, कैथोड पर क्या कर दिया, छिद्र कर दिया। छिद्र करने के बाद जो किरणें, एक देख, एक जो ऋणावेशित किरणें होती है वो किधर की ओर जाता है, एनोड की ओर। और जो धनावेशित किरणें होती हैं वो कैथोड के छिद्रों से होकर पीछे की ओर चलता है, विपरीत दिशा में। और ये जो किरणें होती है उसका करेक्टर कैसा होता है, करेक्टर कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए इसको धनात्मक किरणें कहते हैं। क्योंकि एनोड की विपरीत दिशा में जा रही है, इसको एनोड किरणें कहते हैं। और ये छिद्रों से निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं, कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जनरली हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोग ये गलती कर देते थे, कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड किरणें एनोड से निकलती हैं, ऐसा हम लोग पढ़ देते थे। तो वो गलती आप लोग मत करना, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे भाई एनोड किरणें क्या होती है, इसको सवाल भी पूछा जाता है, तो आप बताइए कि एनोड किरणें कैथोड की छिद्रों की से निकलती है। ठीक है, ओके।
तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर कैसे होते हैं। ठीक है, एनोड किरणें कैरेक्टर कैसे होते हैं, तो जस्ट इसको ना उल्टा पढ़ लेना। किससे उल्टा पढ़ लेना? कैथोड किरणों की जो सही है, ठीक है, जस्ट उल्टा ही पढ़ना। देखो पढ़ते हैं, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो देखो ये जो कैथोड है उसमें छिद्र है, छिद्र के इधर हमने क्या लगा दिया, एक धातु के पन्नी लगा दिया। अब ये जब जैसी धातु की पन्नी लगती है तो उसकी क्या बनता है, परछाई बनता है। और परछाई ये बताता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो किधर जाता है, सीधा रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। दूसरा क्या पता चला कि जो कैथोड किरणें होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। इसको हमने कैसे पता किया, जस्ट मैं अपोजिट बता रहा हूँ। अब हम लोग ये पहले जो सिस्टम होता था उसको एनोड और कैथोड के बीच में लगाते थे। अभी जो हमने जो सिस्टम लगा रहे हैं किधर लगा रहे हैं, छिद्रित कैथोड के पीछे लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली भी सिस्टम पहले पढ़ चुके हो। क्या किया जाता है, जो कैथोड किरणें निकलती हैं उनको एक पैडल वाले जो चक्र जोड़ दिया जाता है ना, हल्का चक्र जोड़ दिया जाता है। जो किरणें होती हैं वो चक्र से टकराते हुए गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूमना ये बताता है कि जो किरणें होती हैं वो क्या होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। एक को पढ़ोगे तो दूसरा भी पढ़ लोगे। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, दिख रहा है यहाँ पर। ये जो किरणें होती हैं वो ऊपर की ओर, देखो ये जो कैथोड किरणें एनोड किरणें होती हैं वो धनात्मक गुण वाले होते हैं, इसलिए कि इधर की ओर गति उड़ रहा है, वो ऋण आयन की ओर जा रहा है। जिधर ऋणावेशित प्लेट लगा उधर की ओर जा रहा है, धन की विपरीत जा रहा है। ये बताता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। फिर क्या होता है, ये जो कैथोड किरणें होती है वो पतली पिंडी को क्या कर सकता है, छिद्र कर सकता है। ये पूरे कैरेक्टर आपने एनोड में पढ़ चुके हो, सॉरी कैथोड में पढ़ चुके हो ना, तो सेम चीज को आपको एनोड में भी पढ़ना है। ठीक है, आ रहा है ना समझ? हेलो, यस सर। ठीक है, वही चीज है ना। कैथोड किरणें क्या करता है, आयनित कर देता है। इसको तो हमने पहले ही पढ़ा था ना। अब इसी चीज को यहाँ पर ना थोड़ा सा डिबरेट अच्छे से करके पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि यहाँ पर गैस के ना कण होते हैं। जब कैथोड से जो किरणें निकलती हैं वो ऋणावेशित होती है ना, तो कैन को दो चीज में जोड़, एक तो ऋणा में और एक धन में। तो जो ऋण वाला होता है वो एनोड की ओर चला जाता है। ठीक है, और जो धन में टूटता है वो क्या करता है, जो क्योंकि धनात्मक प्रकृति का है, जो तुम्हारा कैथोड होता है वो ऋणावेशित होता है, तो धन ऋण की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर ये जो छिद्रों से निकलकर इधर की ओर आ जाता है। तो ये किरणों को क्या करता है, गैस की किरणों को क्या करता है, आयनित करता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता है तो क्या बनता है, प्रतिदीप्ति बनता है। ठीक है, और प्रतिदीप्ति क्या होता है, प्रतिदीप्ति की मात्रा कैथोड किरणों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जो चमक होता है ना इसका इसका चमक, देखो जो कैथोड किरणें होती है उसकी चमक कम होता है, हल्का कैसा दिखता है वो तुम्हारा हरा रंग का। लेकिन इसकी चमक क्या होता है, ज्यादा होता है। दिख रहा है ना, देखो चमकते हुए ज्यादा मात्रा में, इसकी चमक क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीजें फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये 8वां पॉइंट थोड़ा अलग है, 7 पॉइंट तो आपको वैसे ही लिखना है। 8वां पॉइंट क्या है, एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उन पर धन आवेश का मान विसर्ग नली में भरी गैस की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखो। यहाँ पर ना गैस भरी हुई है, गैस के कण भरे हुए हैं। अब इसमें जो धन आवेश बनता है, जो प्लस वाला आवेश यहाँ पर बनते दिख रहे हैं ना, वो प्लस आवेश किस पर निर्भर करता है, विसर्ग नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक के क्या होता है, गुणज होता है। और इसमें जो आवेश होता है, आवेश समझ रहे हो ना, जो चार्ज होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन अगर ऋणावेशित होता है तो प्रोटॉन का जो या यहाँ पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, धनावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1, क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, मैं खुद भूल गया इस कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻90 कूलाम। तो जो यहाँ पर जो कैथोड किरणों पर मिलता है उसका जो आवेश होता है वो क्या होता है, माइनस की जगह केवल आपको प्लस लगाना है, माइनस की जगह क्या लगाना है, प्लस। ठीक है, ये होता है। हाँ, अब जो दूसरी बात है, जो इलेक्ट्रॉन जब ईएमएफ निकाला गया, किसका ईएमएफ निकाला गया था तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का या कैथोड किरणों का। तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ वैल्यू आता था वो हर कंडीशन में एक ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आवेश द्रव्यमान निकाला जाता है, किसका आवेश द्रव्यमान निकाला जाता है, ये धनात्मक कण का, तो इनका द्रव्यमान हमेशा अलग अलग आता है। क्यों अलग आता है, इसमें जो जो गैस भरी होती है उसके हिसाब से इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें अगर हाइड्रोजन गैस भरे तो
जो m की वैल्यू है या EMF की वैल्यू वो अलग आएगा। हीलियम गैस भरे तो EMF की वैल्यू क्या होगा, अलग आएगा। लिथियम गैस भरे, बेरिलियम गैस भरे, क्लोरीन गैस भरे, जैसे जैसे अलग अलग गैस को भरते जाते हैं प्लस चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू क्या होते जाता है, अलग अलग आते जाता है। ठीक है, या EMF की वैल्यू क्या होता है, अलग अलग आते जाता है। इस प्रकार एनोड की ठीक है, सॉरी, यहां तक आपको समझ आ गया ना क्या बोल रहा है कि एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उन पर धनावेश का मान किस पर निर्भर करता है, विसर्ग नली की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो जो अलग अलग गैस भरते हैं उसके हिसाब से उसका द्रव्यमान अलग अलग आता है। लेकिन इसकी जो आवेश होती है जस्ट अपोजिट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। ठीक है, आवेश कैसे होती है तुम्हारा, धनात्मक प्रकृति की होती है। इस प्रकार एनोड किरणों के कणों के ऊपर एक, दो या तीन से अधिक इकाई का धनावेश हो सकता है। ठीक है, यह यह इस पर निर्भर करता है कि गैसीय परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो धनावेश किस पर निर्भर करता है कि गैसीय परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है। इन कणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी कम होता है, और जो भी कण होता है उसका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अनुपात निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। और इनका मान किस पर निर्भर करता है, विसर्ग नली में भरी गैस की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, और ये जो कैथोड किरणें हैं इसी किरणों के एक कण को क्या बोला गया, प्रोटॉन। ठीक है, कैथोड किरण सॉरी एनोड किरणें के एक कण को क्या बोला गया, प्रोटॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है इसकी ईएमएफ वैल्यू निकाला गया, और ईएमएफ वैल्यू क्या निकाला गया, जो विसर्ग नली थी उस नली में क्या भरा गया, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर क्लियर है ना, कौन सा गैस भरा गया, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। गैस भरी जाती है हमको पता है, लेकिन यहाँ पर जो विसर्ग नली थी उसमें क्या भरा गया था, हाइड्रोजन गैस। तो इनका जब आवेश द्रव्यमान की गणना करते हैं तो इसका जो अधिकतम वैल्यू आता है कितना आता है, 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे क्या होता है, हल्का होता है। हमको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, सबसे हल्का होता है। अतः धन आवेश की तीव्रता इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसमें जो धन आवेश की तीव्रता होता है वो क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के समान होता है। केवल किसका अंतर होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज लगा होता है और प्रोटॉन पर क्या लगा होता है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। धनावेशित कण का द्रव्यमान निम्न अनुसार गणना करते हैं। तो पहले इसका ना ये मास निकाला गया, ये मास क्या है तुम्हारा, ईएमएफ वैल्यू निकाला गया। और ईएमएफ वैल्यू क्या निकाला गया पता ना, विसर्ग नली में क्या डाला गया था तुम्हारा, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको ये धना आवेश मिल गया। ईएमएफ वैल्यू निकाला गया 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलाम प्रति ग्राम। इस आधार पर आपको जो मास मिलता है इलेक्ट्रॉन का, वो मास मिलता है इतना। कितना है तुम्हारा, प्रोटॉन का जो मास मिलता है या द्रव्यमान मिलता है कितना मिलता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, माइनस 24 ग्राम, हाँ सॉरी माइनस 24 ग्राम। इसी ग्राम को यहाँ पर किसमें चेंज किया गया, यहाँ पर किलोग्राम, इकाई बस में अंतर है। किलोग्राम जैसे लगाएंगे तो 3 प्लस हो जाता है, तो -27 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर आपको सीधी सीधी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। उसी प्रकार आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का क्या है तुम्हारा आवेश है, और ये प्रोटॉन का क्या है तुम्हारा द्रव्यमान है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण है, हमको पता है। 3 कण के बारे में हमने पहले ही पढ़ना शुरू किया था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा क्या था तुम्हारा प्रोटॉन था। जिसमें इकाई आवेश कैसा होता है तुम्हारा, धनात्मक होता है। इतना 1.602 इंटू 10⁻⁻- कूलाम, बस इसकी वैल्यू धनात्मक होता है, याद रखना। और इनका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक ही वैल्यू याद रखना, ग्राम और या किलोग्राम अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, आप एक ही वैल्यू याद रखें, या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में। ठीक है, जो कि और ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मैं यहीं पर एक पॉइंट तुमको नोट करा देता हूं, जो हाइड्रोजन होता है ना, क्या होता है तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नाभिक में देखो, हमको क्या पता है, जो परमाणु होता है उसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन गति करता है और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है,
तो जब हम हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे तो याद रखना कि हाइड्रोजन में ना न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। समझ रहे हो, ये बात याद रखना कि हाइड्रोजन में क्या होता है, नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसलिए इस कारण जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वो किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो प्रोटॉन में प्राय हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये 1 1 है, जिसमें एक तुम्हारा क्या है, आवेश है, और 1 क्या है, तुम्हारा द्रव्यमान है। या इज इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और उसके आवेश के बराबर होता है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं इसमें 1 इकाई द्रव्यमान, या फिर इसका क्या है तुम्हारा विद्युत आवेश है। +1 क्या है, उसका विद्युत आवेश है। ठीक है, हेलो हेलो। यस सर। ठीक, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। एक तो कैथोड किरणें आपको पता होनी चाहिए, एनोड किरणें होनी चाहिए। कैथोड किरणें से आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए और आवेश पता होना चाहिए। बाई आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार आपको फिर एनोड किरणें पढ़े, और एनोड किरणें से मिलता है आपको प्रोटॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन का आपको आवेश पता होना चाहिए, और प्रोटॉन का आपको क्या होना चाहिए, द्रव्यमान पता होना चाहिए। ये 4 चीज यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। कैथोड और एनोड के 5 कम से कम गुण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैथोड किरणें किसे कहते हैं, एनोड किरणें किसे कहते हैं, ये फिर वैज्ञानिकों ने जैसे इन किरणों का खोज हुआ ना, इन किरणों का क्या हुआ, खोज हुआ, किसका, एनोड और कैथोड का। उसके बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज हुआ। मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन का खोज आपको बाद में हुआ है, पहले रेडियो सक्रिय पदार्थ का खोज हुआ। और रेडियो सक्रिय पदार्थ का खोज किसने किया था, तुम्हारा हेनरी बेकलर, मैडम मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी, इन्होंने किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क्या प्रैक्टिकल किया, आपको ना यहाँ से ना पूरी चीज आपको जानने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको ना 3 कण के बारे में जानना है, एक अल्फा कण, एक बीटा कण और एक गामा कण, ठीक है। ये अल्फा बीटा और गामा कण कहाँ से निकलते हैं, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ आप सुने होगे, 10वीं में पढ़े होगे ना, नाभिकीय विखंडन, उसमें पढ़ो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, नाभिक से अलग अलग भागों में क्या होता है, टूटता है। जैसे आपने पढ़े ना कि जो सूर्य होता है, सूर्य में जो हमको प्रकाश मिल रहा है, वहां पर क्या होता है, संलयन की अभिक्रिया होता है, जो छोटे छोटे हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, इसको संलयन बोलते हैं। और हीलियम का नाभिक 2 छोटे छोटे भाग में, या यूरेनियम सुने हो ना, यूरेनियम छोटे छोटे कणों में क्या होता है, टूटता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, नाभिक से टूटता है। तो वैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के थ्रू 3 कणों का खोज किया गया, और वो 3 कण क्या थे, इसको तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। 3 कण कौन कौन कण कण से थे, एक अल्फा कण, एक बीटा कण और एक क्या था तुम्हारा, गामा कण, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को, ये देखो ये एक सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम में क्या डाला गया है, रेडियो सक्रिय पदार्थ को, जिस पर हम रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। ये डाला हुआ है पदार्थ, जैसे ये लेड ब्लॉक में रखकर विभिन्न विकिरण को विद्युत क्षेत्र से में से गुजार कर प्राप्त किए जाए तो 3 प्रकार के विकिरण प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, विकिरण मिलेंगे। कैसे बच्चे भग जाते हैं, ये समझ नहीं आया क्या, आपको ज्यादा नहीं जानना, यहाँ पर मैं जो सीधी सीधी चीजें जानना है वो बता रहा हूँ कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज किया गया। रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज कैसे किया गया, एक एक क्या लिया गया तुम्हारा, लेड का ब्लॉक लिया गया है। लेड जानते हो ना, लेड एक धातु है, ठीक है, उसका ब्लॉक लिया गया। उस ब्लॉक में ऐसे पदार्थों को डाला गया जिसका नाम क्या होता है, नाभिकीय या रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसको डाला गया। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को कहाँ से, इसकी जो विकिरण होता है उसको कहाँ से गुजारा गया, तुम्हारा विद्युत क्षेत्र से। ये प्लस लगा है, ये माइनस लगा है, तो विद्युत क्षेत्र से निकाला गया। तो ये जो किरणें निकलते हैं उसके 3 कैरेक्टर होता है। एक होता है तुम्हारा ऊपर की ओर विचलित हो जाता है, एक सीधा सीधा हो जाता है, और एक क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है, विचलित होता है। ध्यान से देखो, ये जो अल्फा कण है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर झुका है, और जो बीटा कण है वो धनावेशित प्लेट की ओर झुका है, दिख रहा है ना। और जो गामा किरण है जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता, वो क्या होता है तुम्हारा, सीधी सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। तो इन्हीं ये जो विकिरण होते हैं, विकिरण मतलब किरण का ही एक रूप है, ठीक है। तो ये विकिरण के ये जो कैरेक्टर होते हैं, इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था
जो धन ऋण प्लेट की ओर झुकता है, ऋण प्लेट की ओर झुक रहा है मतलब क्या है, जो अल्फा कण है वो कैसा होगा, धनावेशित होगा, तभी तो ऋण की ओर झुक रहा है ना। तो एक ऋण ऋण प्लेट की ओर झुकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। धन प्लेट की ओर झुकता है, धन की ओर क्यों झुक रहा है, क्योंकि ये जो बीटा कण होता है कैसा होता है तुम्हारा, ऋणावेशित। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा किरण। और एक होता है गामा किरण, जिसमें कोई भी प्रकार की आवेश नहीं होता, वो सीधा सीधा क्या करता है, प्लेट में जाके टकराता है, ना तो धन की ओर झुकता है ना तो ऋण की ओर झुकता है। इस आधार पर ये जो कण होता है वो तीन प्रकार का होता है। इसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा किरण या अल्फा रेस। वे किरणें जो विद्युत क्षेत्र की धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होता है उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा किरणें कहते हैं। समझ रहे हो ना, धनात्मक प्लेट की ओर झुका तो अल्फा किरणें हैं। क्यों कहते हैं इसको समझ लीजिए कि अगर धनात्मक की ओर झुक रहा है मतलब वो खुद की गुण कैसा होगा तुम्हारा, ऋणावेशित। एक होता है बीटा किरण, ये क्या होता है तुम्हारा, सॉरी मैं गलत बोल चुका हूँ, सॉरी सॉरी। ये जो अल्फा किरण होता है किधर की ओर झुकता है तुम्हारा, ऋणावेशित प्लेट की ओर झुकता है, विक्षेपित होता है। क्यों होता है कि जो अल्फा कैसा होता है तुम्हारा, धनात्मक गुण का होता है। बीटा किरण किधर की ओर झुकता है, धनात्मक प्लेट की ओर झुकता है। क्यों झुकता है कि जो बीटा होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, ऋणावेशित या ऋणायन वाली होती है, ऋण कैरेक्टर रखता है। और एक होता है गामा किरण जो किसी भी प्लेट की ओर प्रभावित नहीं होता, सीधा सीधा क्या होता है, टकराता है। ठीक है, तो ये आगे पढ़ते हैं, ये जो किरणें होती हैं उनके कैरेक्टर आगे दिया गया है। हो गए, आज का बंद करूं क्या, पढ़ाऊं अभी। हेलो, कितना मिनट हो गया पढ़ते हैं। आप सर। हेलो, हाँ सर।